गजाली साहब, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़क पर नहीं उतरता जैसा कि रहमानी साहब कह रहे हैं, और इसके बदले पॉलिटिकल पार्टीज से कहा जाता कि आप इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कीजिए, ये ज्यादा बेहतर होता, क्या मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो इस वक्त मूवमेंट खड़ा किया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उसमें बहुत हिकमत के साथ में उन्होंने मूवमेंट खड़ा किया है। पहली मर्तबा मुझे याद पड़ता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम ऐसे लोगों को साथ में मिलाया है जो भुक्तभोगी हैं, यानी अक़लियतें हैं, सिख हैं, उसके अंदर बौद्ध हैं। लेकिन रहमानी साहब कह रहे हैं कि इसको हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं करना चाहिए था। वो मैं आता हूँ उस पर। तो पहली मर्तबा उन्होंने दलितों को, ईसाइयों को, बौद्ध और दूसरे धर्मों के लोगों को अपने साथ मिला करके इस मूवमेंट को शुरू किया है। तो ये मूवमेंट तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खड़ा किया है, कैसे सबको मिलाया? अपनी जगह पर आमतौर से तो दिखा कि मुसलमानों का मूवमेंट है, लेकिन सारे लोग तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहे हैं ना। व्हाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? व्हाई एनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन? जी, देयर मस्ट बी अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन देन। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो मूवमेंट खड़ा किया है वो इस लिहाज से काबिल कद्र है कि उसने तमाम लोगों को उसमें शामिल किया है। दूसरी चीज़, जहाँ तक रहमानी साहब ने बात कही है वो बिल्कुल ठीक है कि जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहती हैं, उनको इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, उनको ये मूवमेंट खड़ा करना चाहिए था। लेकिन जैसा देखा जा रहा है, अपोजिशन पार्टियां कोई भी मुद्दे पर उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही हैं, मैदान में नहीं आ रही हैं, बल्कि हर मामले को वो इलेक्शन पे डालती हैं और इलेक्शन के वक्त उसकी मुखालफत करती हैं। तो ऐसे में क्या खामोश बैठा जाए? खामोश नहीं बैठा जा सकता। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लीड ली है और ये उसका कदम बहुत अहम है और उसमें सबको उसका साथ देना चाहिए। इससे पहले कि मैं जस्टिस ज़कीउल्लाह खान साहब के पास जाऊं, कलीम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रख लें। ना हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। बहुत जज्बाती बात है। ये जो है 70 साल हो गए, ये जो है ये औकाफ जो है हर जगह नाकाम हुए, हर जगह नाकाम हुए। ये औकाफ ये सारी तकरीरें और ये शेर पढ़ के मुसलमानों को आप जो है एक अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं और उसके बाद में जो है इस किस्म के तकरीरें करके मुसलमानों के माइंडसेट को खराब। अच्छा, एक एक करके बात रख लेते हैं रहमानी साहब। ये कलीम साहब बोलेंगे, उसके बाद आप बोल लीजिएगा रहमानी साहब। देखिए, औकाफ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और ये एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हिंदुस्तान, लोकतंत्र में सबसे पहला अधिकार उसका है। जो इस जमहूरियत में यकीन रखता है वो जाएगा, अपनी डिमांड कर सबसे पहले सड़क पे जाएगा। काले कानून जब किसानों के खिलाफ पास हुए थे तो किसानों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने सड़कों पर आए थे। इसी तरीके से जब रिलीजियस मूवमेंट नहीं था, जब हाँ ये भी रिलीजियस सोशल मूवमेंट, ये रिलीजियस कम्युनिटी का इशू है। मैं यही कह रहा हूं, ये कम्युनिटी का इशू है। इसको आपने मजहबी इशू बना दिया। मैं इसी की मुखालफत कर रहा हूं। किसान का मूवमेंट कोई मजहबी मूवमेंट नहीं था, सोशल मूवमेंट था। आप ये फार्मर्स इशू था, ये कॉमन इशू है। ये कम्युनिटी इशू आप बना रहे हैं। औकाफ का मुसलमानों का इशू है, इसमें और कोई दूसरा धर्म शामिल नहीं होगा। औकाफ प्योर मुसलमानों के लिए होता है, मुसलमानों के वेलफेयर पे काम होता है। वाज़ेह करता हूं आगे क्या हो रहा है इसी में। ठीक है, उस पे आते हैं। उससे पहले जरा, चूंकि एक बात ये भी आ गई कि कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है, तो ज़कीउल्लाह खान साहब, आप चूंकि अदालत में काम कर चुके हैं, एक जज की जिम्मेदारी आपने निभाई है, ये मामला अगर अब आपके पास जाता, आप होते अगर वहां पे या अदालतों में जाएगा, तो क्या होगा? क्या जो कहा जा रहा है कि ये असंवैधानिक है, तो क्या वाकई असंवैधानिक करार दिया जाएगा अदालतों से, या कुछ और तरह के फैसले आने की उम्मीद? भाई, इन सब चीज़ों के से जाने से पहले ये देखा जाएगा वक्फ है क्या और गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है और वक्फ का इंटेंशन क्या है। कभी भी कोई चीज़ अगर इम्प्रूवमेंट के लिए डाली जाती है तो उसमें थोड़ा सा चंद वो होते हैं। यहाँ तो ये रिपीलिंग एक्ट है, नॉट अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट होता है तो उसका इंटेंशन बताया जाता है, उसके ऑब्जेक्ट्स बताए जाते हैं, उसके रीज़न बताए जाते हैं। यहाँ उनका कोई ऑब्जेक्ट, कोई रीज़न नहीं, बस टू पैरालाइज ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये है। इसलिए ना तो कोई ऑब्जेक्ट है, ना कोई रीज़न है, ना कोई वो है, और ये हमेशा रिपीलिंग एक्ट है। और रिपीलिंग एक्ट कैसे हुआ? नहीं, कहा गया है कि बहुत सारी असीमित शक्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास, वो उनको जो है कम करना है। उन्होंने कहा ना, उसका कहना का बिल्कुल अंदाज गलत है। आप वक्फ बोर्ड का, मैं उसका पूरा समरी लिख के लाया हूँ, उसमें यही है। सबसे पहले इनका इंटेंशन जो ये दिखाया जाता है कि वक्फ, इन्होंने जो
शुरुआत की है वो शुरुआत ही इतनी मिस्चीवियस है। इसका नाम रखा है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। भाई क्या ज़रूरत है इसकी, जब वक्फ एक्ट है। वक्फ का मतलब है वक्फ का मैनेजमेंट करना, और वक्फ का मैनेजमेंट आप देखिए सबसे पहले हमेशा से सल्तनत पीरियड से और मुस्लिम एम्परर से सब होता चला आया। ये सब सबसे पहले जब अंग्रेज़ आए 1807 और उसमें 1800 समथिंग में जब इन्होंने कलकत्ता और मद्रास में ये सब लागू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि इसकी सेंसिटिव मैटर है, इसमें बोलना ठीक नहीं है। उनको जिम्मा सौंपा के भाई तुम खुद करो। उसको 1863 में उन्होंने सबसे उसके फर्स्ट फॉर इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने 1863 में सबसे पहले वक्फ बोर्ड को मुस्लिम कम्युनिटी को सौंपा कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने दो। इसलिए और उसके बाद सब्सिक्वेंटली 1913 में पहला एक्ट पास हुआ। एक्ट का मतलब है कि कंसोलिडेट करना उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को और उसको अथॉरिटी और पावर देना कि क्या है।